संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। और अनुच्छेद में मैंने आपसे क्या कहा कि 1 से लेके 51 का तक के आर्टिकल आपको याद करने हैं, ठीक है। शुरुआत के जो 4 भाग हैं 4 का, वो आपको याद करने हैं। कुछ को मैंने अपने चैनल पर पढ़ा के रखा है, जैसे मौलिक अधिकार मैंने आंशिक सर क्लासेस मेरी चैनल है, उस पर मैंने पढ़ा दिया, पहले पढ़ा दिया आंशिक सर क्लासेस, ठीक है। इस पर मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा दिए हैं, मूल नीति निर्देश तत्व पढ़ा दिए, तो ये 2 चैप्टर जो है आप वहां से पढ़ लेना। अब हम इस वाले मतलब भाग में 51 के बाद के जो आर्टिकल हैं वो हम पढ़ेंगे। चलो वो देखते हैं। जैसे देखो, ध्यान से देखो आप, संविधान में 22 भाग हैं, ये हमें बताया 395 अनुच्छेद है ना, और 12 अनुसूचियां, ठीक है। 12 अनुसूचियां जो है वो मैंने आपको पढ़ाई थी अभी कि 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, 22 भाग कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिए। आर्टिकल 395 जो पढ़ने हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हम पढ़ेंगे। जैसे भाग नंबर पहला मैंने आपको अभी बताया था, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंदर 4 आर्टिकल मिलेंगे, 1 2 3 4। तो पहला आर्टिकल उसमें लिखा है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। दूसरे आर्टिकल में लिखा है नए राज्यों का प्रवेश, अगर कोई नया राज्य बनेगा तो वो आर्टिकल 2 में जोड़ा जाएगा। तीसरे में लिखा है कि जो पुराने राज्य हैं उनकी अगर सीमाओं और नामों में परिवर्तन करते हैं तो आर्टिकल नंबर 3 में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। और भाग नंबर 4 आर्टिकल नंबर 4 इसमें लिखा नहीं है। आर्टिकल नंबर 4 में ये लिखा है कि इस भाग को प्रभावी बनाने के लिए जो कानून है वो संसद बनाएगी, ठीक है। तो इसलिए भाग नंबर जो आर्टिकल नंबर जो 4 है वो इंपोर्टेंट नहीं है। 3 आर्टिकल इंपोर्टेंट है। पहला है भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश, तीसरा है जो पुराने राज्य हैं उनके नाम में और सीमा में परिवर्तन। भाग नंबर 2 में बताइए नागरिकता है। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ोगे। जब इसकी नागरिकता का प्रावधान पढ़ोगे तो भारत आने वालों की नागरिकता, भारत से जाने वालों की नागरिकता, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों पढ़ने हैं, और वो मौलिक अधिकार ये लिखे, देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 है, इसे संवैधानिक की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो ये 6 हैं स्वतंत्रता का मतलब अपने मौलिक अधिकार, 1 2 3 4 5 6। एक बात और सुनो, जी हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो पहले 7 थे, अब लेकिन कितने हैं? 6। पहले 7 थे। एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको अपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और उसको ले गए अपन आर्टिकल 300 का, और अब उसको विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि 6 हमारे मौलिक अधिकार है ना। उसके बाद हम नीति निर्देश तत्व पढ़ेंगे। भाग नंबर, इनमें 4 नहीं लिखा, यहाँ लिख लेना, वो तो मैंने दिखाया था ना अभी। भाग नंबर 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और भाग नंबर 4 के का 51A में है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये अपनी सारी चीजें जो थी वो यहाँ तक की थी, जो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ या पढ़ देना इसको, ठीक है। अब मैं ये खत्म कर रहा हूँ। अब आप देखो इसके आगे क्या आर्टिकल जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखो अब वो इंपोर्टेंट आर्टिकल देखना शुरू करते हैं जो इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, और वो ट्रिक से कैसे याद रखोगे वो देखो। देखो भाई, भाग नंबर 5 और भाग नंबर 6 दोनों साथ साथ याद करवा रहा हूं। भाग नंबर 5 में जाओगे 51 तक तो है। आर्टिकल 52 में लिखा है राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 53 में लिखा है राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य, और आर्टिकल 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये 3 चीजें आपसे पूछेगा, अगर पूछेगा राष्ट्रपति से तो क्या पूछेगा? राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से आर्टिकल में बैठे हैं? 52 में। उसके पास क्या क्या शक्ति और क्या क्या वो कार्य कर सकता है? वो 53 में है। और उसके निर्वाचन की क्या प्रणाली है, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, वो कायम है 54 में। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य सरकार में राज्यपाल होता है। तो मैंने यहां से केंद्र से भाग नंबर 5 पढ़ा ना तुमने राष्ट्रपति के लिए, वैसे ही भाग नंबर 6 जो है वो राज्य के लिए है। यहाँ पर राष्ट्रपति पढ़ रहे तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल। अब देखो सेम टू सेम आर्टिकल है, अब उसमें हमने ट्रिक बना दी, +1 कर दो। ये 52 था, ये 153 है, ये 53 था, ये 154 है, ये 54 था, ये 100, जो +1 किया वो इधर तो किया, प्लस में यहां भी किया, ठीक है। वहां राष्ट्रपति का पद था, यहाँ किसका पद है? राज्यपाल। वहां राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य यहाँ किसके हैं? राज्यपाल के। वहां राष्ट्रपति का निर्वाचन था, यहाँ किसका है? राज्यपाल। तो देखो एक तीर से दोनों निशाने लगा दिए बोलने, राष्ट्रपति भी बढ़ गया और राज्यपाल भी बढ़ गया। क्लियर है? 52 53 54। 52 में राष्ट्रपति को पद है, 53 में उसकी शक्ति एवं कार्य है, 54 में निर्वाचन है। इसको ही सेम टू सेम उधर कर दो, ठीक है। राज्यपाल 53 में राज्यपाल को पद है, 54 में 154 में शक्ति और कार्य, 155 में निर्वाचन पढ़े। इधर चीज क्लियर हो गई।
अब और देखो, अभी राष्ट्रपति खत्म नहीं हुआ था, इसके आगे राष्ट्रपति की और भी चीजें दी गई हैं, लेकिन उनके आगे का पढ़ो, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में लिखा है। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति अगर गलत काम करे, है ना, राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करे, है ना, उसका अतिक्रमण करता है, तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। किस आर्टिकल में है बेटा? 61। क्या है? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 72 जो है उसमें लिखा है क्षमादान की शक्ति। आप जानते हो तो राष्ट्रपति के पास एक ऐसी पावर होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा भी सुना दे तो राष्ट्रपति उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकता है। फांसी की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो, कितनी भी कोई भी सजा हो, उसको वो माफ कर सकता है। कौन कर सकता है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72। तो पूछेगा क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कौन से आर्टिकल में है? 72। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 72 के द्वारा क्या कर देता है? क्षमादान की शक्ति है। अब सुनते जाना जो बन रहा है इसमें। देखो आर्टिकल 1, 2, 3, इसमें अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। ये सारी चीजें राष्ट्रपति की बता रहा हूं मैं, राष्ट्रपति को मैंने लिख दिया एक साइड, ये सारी चीजें राष्ट्रपति की हैं। राष्ट्रपति यहाँ अध्यादेश जारी करेगा कौन से आर्टिकल में? 1, 2, 3। बेटा इसको 1, 2, 3 को उल्टा कर दो, 2, 1, 3। सुनाई दे रहा है? यहाँ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, यहाँ कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? 223। और 123 में किसके है? राष्ट्रपति के। तो 1, 2, 3, 2, 1, 3, यहाँ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, यहाँ राज्यपाल। क्लियर हो रहा है या नहीं? अगली चीज सुनो, 143 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना। राष्ट्रपति जब किसी ऐसा कोई देश में कोई घटना घट जाए और राष्ट्रपति को सलाह लेने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी मामले में सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह लेगा, मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी तुम ऐसा करो, तो ऐसा जरूरत नहीं कि वो काम करे, क्योंकि वो उसके लिए बाध्य नहीं है। वो सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को फॉलो करे ये संभव नहीं है, या ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, या हम ये कहें कि ये उसके लिए बाध्यता नहीं है। तो क्वेश्चन में लिखा है 143। 143 तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो 143 इसको याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट से क्या लेगा। ये देखो सारे आर्टिकल जो थे वो राष्ट्रपति के थे, देख रहे हैं कौन कौन से? 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में शक्ति एवं कार्य, 54 में निर्वाचन, 61 में महाभियोग हटाने की प्रक्रिया, 72 में क्षमादान, 123 में अध्यादेश जारी करेगा, 145 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह। ठीक है, अब देखो ध्यान से, राष्ट्रपति का पद निपटेगा तो क्या कहा गया? देखो ये 52 है, इसमें 11 जोड़ो, कितना जोड़ो? 11। 63 हो जाएगा कि नहीं होगा? सुन रहे हो? सुनो, जो क्या बता रहा हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति में 11 जोड़े सो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में तुम 11 जोड़ोगे सो प्रधानमंत्री आ जाएगा। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री को पद अधिकृत जो अभी पढ़ाएंगे हम आगे। ठीक है, सुनाई दे रही? क्या कह रहे हैं हम? राष्ट्रपति में 11 जोड़े सो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में 11 जोड़े सो प्रधानमंत्री, 74 में प्रधानमंत्री का पद आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी राष्ट्रपति ये पूरा अपने कंप्लीट कर लिया। अब उपराष्ट्रपति के पद और देख लो, उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या लिखा है। उपराष्ट्रपति के बारे में ये लिखा है कि आर्टिकल 63 जो है वो उपराष्ट्रपति का पद दर्शाता है। ये कैसे याद रहेगा? 52 में अपने 11 जोड़े से उपराष्ट्रपति को पता है। अब तुम्हें पता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो हमारे राज्य के राज्यसभा का सभापति होता है, ये जानते हो? हाँ, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारे देश का कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति बनता है उसको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता, उसको राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। सुनाई दे रही सबको ये बात? तो देखो ध्यान से, आर्टिकल 63 में लिखा है उपराष्ट्रपति का पद, और आर्टिकल 64 में क्या लिखा है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उसका कार्य करना। तो दो ही चीजें हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति बनना और बनने के बाद वो क्या करेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो आर्टिकल 63 में निपट गए। जितना में पढ़ो देखो ध्यान से, पहले वो क्लियर है नहीं? ये 11 बताया था। अरे तुम छोड़ो, मैंने जो देखो मैं बता रहा। 52 में तुम्हें क्या बताया था? राष्ट्रपति का पद। 63 में क्या बताया था? उपराष्ट्रपति पद। और 74 में जो लिखा है वो क्या लिखा है? अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है क्या? राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति के काम करने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री का। तो मैंने भी तो वही कहा कि 74 में तुम्हारा प्रधानमंत्री है।
अब 55 में लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 74 में है मंत्रिमंडल, 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और 76 में है महान्यायवादी। अब ये देखो महान्यायवादी क्या है, जैसे ये चीज है वैसे सेम सिस्टम वो है। देखो सुनो ध्यान से, बात नहीं करो, चुप हो जाओ, सब शांत हो जाओ। देखो ध्यान से 74 में क्या है मंत्रिमंडल, मैं तो ये क्या पहले अनुच्छेद में पहुंच जाओ, आर्टिकल नंबर 74 पे पहुंच गए अपन। आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है, मंत्रिमंडल जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 में लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और आर्टिकल 76 में क्या लिखा है महान्यायवादी। अब मन में आ रहा होगा सर ये महान्यायवादी कौन होता है, वो बताओ महान्यायवादी कौन होता है। जैसे आपने या किसी भी व्यक्ति ने भारत सरकार के खिलाफ कोई केस कर दिया, अगर किसी ने केस कर दिया तो केस लड़ने के लिए सरकार नहीं जाएगी, सरकार ने अपना खुद का एक वकील हायर करके रखा है, उसे कहते हैं अपन महान्यायवादी। इसकी शुद्ध परिभाषा है सरकारी वकील। ठीक है, जरूरत है सरकारी वकील, ये सरकार के लिए काम करने वाला वकील है। सरकारी वकील मतलब वो वाला वकील नहीं है जो कोर्ट में बैठा हुआ है। सीएजी तो वो अलग होता है बेटा, वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। वो क्या करता है कि भारत सरकार का लेखा जोखा का ध्यान रखता है, ये अलग है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब शांत हो जाओ, सुन लो पहले शांति से। मैंने क्या कहा, मंत्रिमंडल 74 में है, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और 76 में कौन है महान्यायवादी। एक मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और उसकी नियुक्ति कहाँ में है 75 में है। और अब प्रधानमंत्री या उसकी सरकार के खिलाफ कोई केस करता है तो उसके लिए लड़ने के लिए कौन है महान्यायवादी। तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब अपन अब +1 कर रहे थे, अब उन्होंने -11, +11 करो तो -11 करोगे तो राज्य में पहुंचो। राज्य का मंत्रिमंडल कायम है 163। देखो 74 है, 74 में से 11 आ गया 63, तो राज्य को मंत्रिमंडल लगाओ। 75 में से 11 आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री आ जाएगा। और जैसे केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता होता है। यहाँ 76 है, यहाँ क्या हो गया 65। तो ये 3 याद अगर आपने कर ले तो ये 3 आपको फ्री में याद हो गए। -11 कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 74 में से 11 आ गए 63, 75 में से 11 आ गए 64, 76 में से 11 आ गए 65। ठीक है, तो तुम्हारे ये बढ़ गए मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। अब ये देखो, ये 3 याद होगा तो इनको देखो। आर्टिकल 79, 80, 81 तीनों बहुत सरल हैं, इतने सरल है इसकी कोई सीमा नहीं है। कैसे हैं, सरल हैं। कैसे हैं, सास हैं संसद, रास हैं राज्यसभा, लास हैं लोकसभा। तीनों में बढ़ गए। कई बार बच्चों को ये पता तो होता है कि 79, 80, 81 में लोकसभा, राज्यसभा, संसद है, लेकिन वे गलत कर देते, इधर लोकसभा कर देते, राज्यसभा कर देते, संसद कर देते, कहूं राज्यसभा लोकसभा संसद हो जाता। अब नहीं करिए वो 79, 80, 81 कैसे हैं, सरल हैं। तो सास हैं संसद, रास हैं राज्यसभा, लोस हैं लोकसभा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, -11 इसमें करो, 79 है, 11 माइनस कर दो आ जाएंगे 168। जैसा संसद होती है, संसद क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है क्या, संसद। वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मिलकर बनता है विधानमंडल। समझ रहे हो कि नहीं। तो -11 करेंगे, जैसा 79 में संसद की संरचना है तो 11 करेंगे माइनस, तो 168 में विधानमंडल की संरचना है। ठीक है, जैसे 81 में लोकसभा है, -11 करेंगे तो 170 में तुम्हारा क्या है, विधानसभा। ठीक है, जो विधान परिषद में 11 वाली ट्रिक से याद रखिए। 175 में विधान परिषद, वही लगभग 6-7 राज्यों में विधान परिषद थी, मतलब जम्मू कश्मीर 7वां राज्य था शायद विधान परिषद का, तो शायद 6 राज्यों में थी विधान परिषद। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार में 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं, लेकिन पूरे भारत के सभी राज्यों में ऐसा नहीं है। ठीक है, 6-7 राज्यों में ऐसा था, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है विधानसभा विधान परिषद दोनों ही है ना। जम्मू कश्मीर में विधानसभा विधान परिषद दोनों थे, लेकिन अब क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया ना, तो उन्हें दोनों को अलग अलग कर दिया, तो अब वहां से विधान परिषद क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ मना कर रहा है, उसका भी हटाने का चल रहा है, जो भी है वो अलग मैटर है, अलग पड़ेगी कहां है कहां नहीं है, कौन हटा रहा है कौन नहीं हटा। चलो, तो पहले ये बताओ, ये आर्टिकल याद हो गए इतने 6, सब शांत हो जाओ। 74 में मंत्रिमंडल तो वहां 163 में 75 में प्रधानमंत्री तो वहां 164 में, 76 में महान्यायवादी तो वहां 163 में महाधिवक्ता। 3 बढ़ गए, 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 11 माइनस करो, संसद में से 11 माइनस करें तो 168 में विधानमंडल है, और लोकसभा में से 11 माइनस करेंगे तो 170 में विधानसभा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ो, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, महाधिवक्ता, राज्यपाल, या देख लेना पर महाधिवक्ता हो सकता है राष्ट्रपति ही करता हो, जैसे मेरे हिसाब से राज्यपाल को करनी चाहिए। हाँ, देख लेना एक बार। चलो,
मैंने आपसे क्या कहा, अभी तुम जो पढ़ रहे हो वो शांति से पढ़ो, ठीक है। अभी हम आपको केवल आर्टिकल बता रहे हैं, वो पढ़ लो। जब उसमें संविधान पूरा डिटेल पढ़ाएंगे तब आप पूरी एक चीज पूछते जाना। जब महाधिवक्ता पढ़ाऊं, महान्यायवादी पढ़ाऊं, तो सब बताऊंगा मैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये हटेगा कैसे, कैसे कैसे इसकी नियुक्ति होगी, क्या क्या ये कार्य करता है। अब मेन चीज जीवी के लाने जो पढ़ रहे वो पढ़ लो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अपने ये बढ़ गया 170 हो गया, 175 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इधर ये आर्टिकल ऐसे बिना ट्रिक के याद करने। आर्टिकल 100 में ये लिखा है कि निर्णायक मत। निर्णायक मत का मतलब होता है जैसे लोकसभा में किसी एक विषय पर वोटिंग हुई और वोटिंग में 50 वोट मिले हाँ के लिए, 50 वोट मिले नहीं के लिए, तो अब निर्णायक मत कौन देगा, बराबरी होगी वोटिंग की। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत देता है। समझ में आ रही है नहीं आ रही? जब किसी भी सब्जेक्ट पर बातचीत हो रही हो और बराबरी वोटिंग हो जाए, 50 वोट हमको मिले, 50 वोट नहीं को मिले, तो अब जो लास्ट वाला जो बोर्ड होगा, 51वां जो बोर्ड होगा, वो किसको मिलेगा, वो तो लोकसभा का अध्यक्ष डालेगा। वो अगर हाँ को दे दे तो हाँ हो जाएगी, ना को दे दे तो आर्टिकल 100 में ये लिखा हुआ है कि निर्णायक मत कौन से आर्टिकल में है, कौन देता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। चलो आगे जाओ। संयुक्त अधिवेशन, ये देखो तीनों को एक साथ याद करो, दो दो को अंतर है, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़े 12। 8 में 108 में लिखा है संयुक्त अधिवेशन। अभी सुनो संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी विषय पर चर्चा करनी हो और लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो रहे हो तो राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक करवाता है, ठीक है। और जब संयुक्त बैठक करवाता है तो ये क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, किसका अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्षता करता है। कई बार बच्चे गलती ये करके आते हैं कि राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति से करवा देते अध्यक्षता, जबकि ये सही नहीं है। अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। किसकी अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। क्लियर हो गई? तो 108 में है संयुक्त अधिवेशन। देखो दासें 10 दासें धन, दासें धन यहाँ दासें 10 दासें धन, बासें 12 बासें बजट। समझ में आ रही? और 8 में का है संयुक्त अधिवेशन, है ना। तो 8 में ऐसे आप कर लो कि जब लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होते हैं तो दो जनों को संयुक्त बनाया जाता और दो जनों को बैठा दिया। सुनो शांति शांति से निपटा लो, नहीं तो भाई बाट लगा दे, हम बाट लगा दे तो 8 याद आ जाएगा। 8 में बाट लगा दें अगर तुम लोगों ने मतभेद करो। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। 110 में क्या है, धन विधेयक या धन अधिवेशन। 112 में क्या है, बजट है। 116 में लेखानुदान है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो तो छोड़ देना। केवल आप 3 याद रखो, बात नहीं करो। 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन विधेयक, 112 में बजट। अब देखो ये धन विधेयक था क्या, धन विधेयक था। 117 में वित्त विधेयक है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, पढ़ना हो तो ठीक है, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ दे, ठीक है। तो 110 ये 3 याद रखो बस, 108, 110, 112। अच्छा हमने वो तुम्हें बता ही दिया था 1, 2, 3 और 2, 1, 3। यहाँ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, यहाँ राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। वो ठीक है, तुम्हारे वही है, ये तुम्हारे सब तीनों ठीक है। चलो आगे बढ़ो और देखते क्या क्या है। अच्छा इनको रिवीजन तो नहीं करना है, एक बार रिवीजन कर लो। तो देखो ध्यान करो, अभी मैंने आपसे कहा था ना 1, 2, 3 और 2, 1, 3। 1, 2, 3 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहा था, 2, 1, 3 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर रहा था। ऐसे सेंटेंस में एक आर्टिकल और है 1, 2, 4, 2, 1, 4। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन है और यहाँ राज्यों के लिए हाई कोर्ट का। यहाँ लिखा है कि एक देश के लिए सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट का गठन है, और 2, 1, 4 में राज्यों के लिए क्या होगी, हाई कोर्ट होगी। 2 याद हो गए, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 2, 1, 4। यहाँ राष्ट्रपति का अध्यादेश, यहाँ राज्यपाल का अध्यादेश। यहाँ सुप्रीम कोर्ट राज्य केंद्र सरकार के लिए होगी, यहाँ राज्य के लिए क्या होगी, हाई कोर्ट। 2 याद हो गए कि नहीं, जल्दी बोलो। 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं, याद करने हो तो ठीक है, नहीं करना तो छोड़ दियो। लेकिन 148 बहुत इंपॉर्टेंट है। 148 ये लिखा है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगी, और ये लिखा है कि हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा। 2 चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तुम बस केवल 214 याद रखो, बस तुम्हें कभी याद नहीं करना, 214 याद ना करना, ठीक है। तुम तो बस केवल 214 याद रखो। 1, 2, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 3। यहाँ 148 में सीएजी की नियुक्ति याद रखना। ये आ गया वो सीएजी जो तुम कह रहे थे हमसे। सीएजी मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। जो भारत सरकार काम करे उसका लेखा जोखा रखता है वो कौन रखता है, सीएजी।
ये लेखा जोखा रखने के साथ साथ, है ना, जब हमारा सत्र कंप्लीट होता है, सत्र में ये उठा के अपना पूरा जो उसने हिसाब किताब बनाया वो संसद के समक्ष पेश भी करता है। ठीक है, इसका काम है। तो सीएजी की नियुक्ति है वो कौन से में है? 148। पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर हो गई कि नहीं? फिर इसके बाद आगे बढ़े कि मुख्य जितने आर्टिकल थे वो हो गए। 1 to 4 सुप्रीम कोर्ट का गठन, 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट, 148 क्या था? सीएजी की नियुक्ति कंप्लीट हो गई। अब इन पे जाओ, इनमें से जो इंपोर्टेंट है भी बता दे रहे हैं। जैसे सबसे इंपोर्टेंट इनमें कौन से देख लो, इनमें 280 वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त आयोग, ठीक है, 312 315 दो इंपोर्टेंट है। इसमें लिखा है अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस आईएफएस, और इसके अलावा जो भी 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो गठन होगा वो 315 में। ठीक है, तो 312 315 दो याद रखियो। आईएएस आईपीएस और आईएफएस ये तुम्हारे 312 में है। अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस आईएफएस, और आर्टिकल 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 280 में लिखा है वित्त आयोग, 263 और 262 नदी जल विवाद और अंतर्राज्यीय परिषद। ये इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन बस पढ़ के रखो, इंपोर्टेंट तुम्हारा जेईई है। अब जो उनसे इंपोर्टेंट हो जाए बता चलते हैं। ठीक है, देखते जाओ। 249 में लिखा है राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। 250 में लिखा है आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, तो 249 250 इंपोर्टेंट नहीं है, मत पढ़ना, पढ़ना हो तो थोड़ा बहुत पढ़ के रखो। इतने में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तुम्हारा 280 312 315 है। 280 में वित्त आयोग, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस आईएफएस, और 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। इतना हो गया, पढ़े आगे लो, चुप हो जाओ। अभी पढ़ा था 324 आर्टिकल 324 324 में क्या लिखा है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 343 तुम्हें याद हो गए, भाषा बताई थी। 343 से 351, जैसे हमने आपसे कहा था कि आर्टिकल 343 याद कर लो और 351 याद कर लो, क्योंकि 343 में ये लिखा है कि हमारे भारत की जो भाषा है राजभाषा वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। और आर्टिकल 351 इसलिए इंपोर्टेंट है, आप यहाँ पढ़ लेना। 351 में लिखा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश, हिंदी के विकास के लिए विशेष निर्देश जो है वो आर्टिकल 351 में है। क्लियर हो गए? तो 324 में निर्वाचन आयोग, 343 में हिंदी भाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी, और 351 में हिंदी के विकास के लिए विशेष निर्देश। अब देखो ये तीनों आपातकाल है, घर बताई थी थोड़ी देर पहले हमने, 4 को अंतर में, ये तीनों को हमेशा के नाम याद रखो। 352 356 360 4 का डिफरेंस है। ये है राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश में युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, है ना, तो जो आपातकाल लगाया जाता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जब किसी राज्य में कोई सरकार अच्छे से सरकार नहीं चला पा रही हो, सरकार चलाने में विफल हो जाए, तो उस जगह राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और ये वित्तीय आपातकाल क्या है? जब हमारे देश में वित्त का संकट आ जाए, हमारे देश में पैसा ना रहे, है ना, रुपए कम पड़ जाए, ठीक है, जब वित्त की कमी हो जाएगी तो वो जो आपातकाल लगेगा वो क्या होगा? वित्तीय आपातकाल। और आप भगवान की कृपा ऐसी है कि आज तक अपने देश में कहूं वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ठीक है, ना कहूं जीवन में लगे। भगवान की कृपा से तो पैसा है मंदिर में और मस्जिद में, जितना पैसा है निकले वो तो पैसा हो, ठीक है। चलो तो मेरी बात सुनो, 352 356 360 तीनों के मतलब समझ में आ गए। जब भारत में युद्ध जैसी स्थिति बन जाए तो आपातकाल लगता है, वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। जब कोई सरकार ढंग से सरकार ना चला पा रही हो तो उस जगह राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं 56 में 3 राष्ट्रपति शासन है। और 360 मतलब होता है वित्तीय आपातकाल, जब हमारे देश में पैसा खत्म हो जाए, जब वित्त की स्थिति संकट आ जाए तो उसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। तीनों याद हो गए, 352 356 360 क्लियर हो गई। और आर्टिकल 368 में लिखा है संविधान में संशोधन। याद करो, जो सभी भाग बनने याद करे थे, आपातकाल वालों भाग याद करो दो, राजभाषा वालों याद करो दो, निर्वाचन वालों जो 15वां भाग है तो राजभाषा वालों 17, आपातकाल 18, संविधान संशोधन 20 भाग था। संविधान संशोधन आर्टिकल कौन सा? 368। जितने भी भारत में संविधान में संशोधन होते हैं वो सारे के सारे आर्टिकल 368 के तहत होते हैं, ठीक है। और देखो थोड़ा सा हो 5 मिनट को आर्टिकल 17 में क्या है? आज सस्ता का इसका छुआछूत का आंसर। आर्टिकल 29 में लिखा है
अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। जो भी हमारे भारतीय समाज में अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था है, ये बहुत इंपोर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली जो है आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 32 में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और जिसे भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखो ये लिखा हुआ है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो आर्टिकल 32 के लिए इंपोर्टेंट है, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये 4-5 आर्टिकल और देख लो। 17 में का है अस्पृश्यता कानून। अब देखो इसको मैंने कैसे याद करवाया था। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत होता है, तो जब अपने इंसान छुआछूत करता तो एक इंसान दूसरे इंसान को छूता नहीं है, लेकिन अब इसका अंत हो गया। अब जब इसका अंत हो गया तो हम क्या कहेंगे, आ जाओ हम एक साथ रहें, आओ हम एक साथ रहें। अब तक ही छुआछूत तो अंत होगा ना, तो एक साथ रहेंगे तो क्या अंत होगा, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 29 में क्या लिखा है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है। 40 में कहा है पंचायती राज है और 32 में कहा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ये संविधान के जितने भी तुम्हारे अनुच्छेद थे वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।